अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले इन दोनों मोशंस को अलग अलग डिफाइन करते हैं, फिर इनका कंपैरिजन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। इसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो उसमें हम कहते हैं अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है, उसकी जो मोशन है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब बज़ाहिर तो ये दोनों जो मोशंस हैं एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट लग रही हैं, बट देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है इन दोनों मोशंस में जो जिसकी बेस पे हम इनको एक दूसरे का रेप्लिका कह सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम गिवन है। ये ए जो है इसकी मीन पोजीशन को शो कर रहा है, इसी तरह बी और सी जो है यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहे हैं। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स नोड से शो किया गया है, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड को यहाँ पे एक्स नोड से शो किया गया। और इसी तरह से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स से शो किया गया। लेट्स सपोज ये अपनी एक वाइब्रेशन टाइम टी में कंप्लीट करता है। यहाँ पे इस तरफ आते हैं, इधर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल पी है जो कि सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको सर्कल के रेडियस से शो किया गया है और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है अगेन उसको एक्स से शो किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जितने टाइम में ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम अपनी एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उतने टाइम में ही ये जो पार्टिकल पी है ये भी अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। ये इसको हम यहाँ पे एक एनिमेशन से भी आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल वो सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसी तरह से स्प्रिंग उतने टाइम में अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल पी है ये मतलब अगर वो इतने टाइम में अपनी एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल पी जब यहाँ पे होता है तो इस पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन इस पॉइंट के अलॉन्ग होता है। पार्टिकल पी ऊपर जाता है, इसका प्रोजेक्शन भी ऊपर जाता है। इसी तरह जब पार्टिकल पी यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल पी सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है, इसका प्रोजेक्शन जो है वो अलॉन्ग द डायमीटर मूव करता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसको हमने O1 से शो किया, तो इस प्रोजेक्शन की मोशन और ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये दोनों मोशन एक दूसरे का रेप्लिका है। तो इस वजह से हम इन दोनों मोशंस को आइडेंटिकल मोशंस कहते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो तो ये जो पॉइंटर P1 है जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंटर P जो है वो टाइम t के ऊपर A के ऊपर होगा। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये जो पार्टिकल P है ये भी O1 के ऊपर होगा। तो पार्टिकल P1 जब O1 के ऊपर है, इसका पॉइंटर O के ऊपर होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि टाइम T/4 गुजरने के बाद ये जो पॉइंटर P1 है ये यहां से B के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इतने टाइम में ये जो पार्टिकल है ये O1 से यहाँ पे पहुंच जाता है D पे, तो इसका पॉइंटर भी यहाँ पे D पे आ जाता है। इसका यानी ये जो प्रोजेक्शन है ये भी D के ऊपर है। अच्छा, जब टाइम T/2 गुजरने के बाद पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे वापस आ जाता है, यानी पॉइंट A के ऊपर, और ये जो पार्टिकल है ये मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। जब पार्टिकल यहाँ पे आता है तो इसका प्रोजेक्शन अगेन यहाँ पे आ जाता है O के ऊपर, ओके। उसके बाद टाइम 3T/4 गुजरने के बाद ये जो पार्टिकल P1 है, पॉइंटर P1 है, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है यानी कि C के ऊपर, और इतने टाइम में
ये जो पार्टिकल था यहाँ से यहाँ पे आ जाता है ई पे, और इसका प्रोजेक्शन भी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद टाइम टी जब यानी उसका वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो ये यहाँ से पॉइंटर यहाँ पे चला जाता है। लेट्स से अगेन पॉइंट ए पे वो आ गया है, और इतने टाइम में ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता है, और जबकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी यहाँ से दोबारा ओ के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हम देखें पॉइंटर P1 की और प्रोजेक्शन ON की जो मोशन है, ये दोनों एक दूसरे का रेप्लिका है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो ये जो ठीक है पॉइंट प्रोजेक्शन है और ये जो पॉइंटर, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब अगर ये दोनों मोशन आइडेंटिकल हैं, रेप्लिका हैं, तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की हम इसके लिए फाइंड करेंगे, वही एक्सप्रेशन इसके लिए भी वैलिड होगी। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड करनी है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, उसको फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ट्राइंगल ONP को यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। और ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इन ट्राइंगल ONP, इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ONP, यहाँ पे साइन थीटा की यूज़ करते हैं उसको। साइन थीटा आपको पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ON और हाइपोटेन्यूस जो है वो OP के इक्वल है, ON x के इक्वल और OP जो कि सर्कल के रेडियस को शो कर रहा है और वो x नॉट के इक्वल है। यहाँ से x के लिए हम रिलेशन बना सकते हैं, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन आ गई। इसमें ये जो ठीक है एंगल है थीटा, इसको फेज कहते हैं, ठीक है। और थीटा इक्वल होता है ओमेगा टी के, ठीक है। और फेज ना सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है, बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी हमें बताती है। तो यहाँ पे हम फेज, ठीक है, वाइब्रेशन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे देखें जब एंगल जीरो हो, ठीक है, जब एंगल जीरो हो तो यानी ये जो पार्टिकल है जब यहाँ पर हो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। अच्छा, जब एंगल जो है आपके पास हो, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, एंगल π/2 हो, π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री, ठीक है, एंगल π/2 या 90 डिग्री हो, तो उसमें यहाँ पे आप 90 डिग्री पुट करेंगे, sin 90 1, तो sin 90 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट, ठीक है। तो जब एंगल ये जो थीटा है ये 90 के इक्वल होगा तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम x नॉट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाए, यानी हाफ ऑफ द सर्कल उसको कवर कर ले, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं पाई एंगल या फिर π/18 या 180 डिग्री हो। तो उस केस में हमारे पास जो है जब यहाँ पे हम sin 180 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ जाए, यानी तो हम कहते हैं यानी वो 3π/2 एंगल कवर कर ले या 270 डिग्री, उस केस में जब यहाँ पे हम पुट करेंगे 270, तो ये हमारे पास sin 270 -1 की इक्वल, तो ये आ जाएगा -x नॉट, ठीक
इसी तरह से जब अगेन पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 360, ठीक है, या फिर 0, सॉरी 2 पाई, ठीक है, उसको कहेंगे, या फिर 360 भी। अगेन यहाँ पे 360 पुट करेंगे तो साइन 360 0, तो ये 0 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस फिगर को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल P जो कि सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर D सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे पार्टिकल P है, यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी को Vp से शो किया गया है। अच्छा, ये जो लीनियर वेलोसिटी और सर्कल का रेडियस है, इसके दरमियान टोटल एंगल 90 होता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो हमने अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यूज करके इस एंगल को थीटा कहा था। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, यानी वीपी और रेडियस के दरमियान जो एंगल बना टोटल 90, तो उसमें से इतना थीटा है, तो यानी ये वाला ऊपर वाला एंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इसको मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, ये जो पॉइंटर की मोशन है, ये सॉरी पॉइंटर कह रहा हूँ, प्रोजेक्शन की मोशन है, ये बेसिकली एक्चुअली इसका पार्टिकल P जो है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इस यानी पार्टिकल की वेलोसिटी की। इसको मैं लिख सकता हूं वर्टिकल कंपोनेंट को v इज इक्वल टू Vp साइन 90 माइनस थीटा। ये मैंने इसका लीनियर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिख लिया। अच्छा, इससे पहले मैं एक और रिलेशन हमने यूनिट नंबर 5 में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी को Vp से शो कर रहे हैं और सर्कल का जो रेडियस है उसको x नॉट से शो कर रहे हैं। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है, इसको मजीद हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा इसका आंसर आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू Vp कॉस ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो यहां पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे हमने ट्राइंगल ONP से फाइंड करनी है। फ्रॉम ट्राइंगल ONP, देखें ट्राइंगल ONP, यहां पे हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बेस इक्वल है NP के और हाइपोटेन्यूज इक्वल है OP के। तो यहाँ पे ठीक है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज लिख ली। NP जो है, ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, OP x नॉट के इक्वल है, तो हमें पहले NP फाइंड करना होगा। NP फाइंड करने के लिए हम क्योंकि ये एक राइट एंगल
राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एन पी फाइंड कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस इक्वल है ओ पी के और परपेंडिकुलर इक्वल है ओ एन के और बेस इक्वल है एन पी के। इसी की एन पी की ही हमने वैल्यू फाइंड करनी। ओ पी एक्स नॉट के इक्वल और इसी तरह से ओ एन एक्स के इक्वल। एन पी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से एन पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। एन पी हमारे पास आ जाएगा, इस फैक्टर को इधर ले आए तो एन पी इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर एन पी फाइंड करना है तो दोनों तरफ पॉइंट रूट ले लें। एन पी आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एन पी की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एन पी ओवर ओ पी। तो एन पी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ओपी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें, यहां से ओपी इक्वल है एक्स नॉट के। लीजिए हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू वी पी। cos थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे एक्स नॉट। अच्छा, ये जो वी पी है ये देखें, वी पी इक्वल है एक्स नॉट ओमेगा के, तो वी पी की जगह पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स नॉट ओमेगा और यहां से ये आ गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो ये देखें एक्स नॉट से कट गया, तो यहां से हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बन जाती है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन बन गई। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। एट मीन पोजीशन velocity is maximum। मीन पोजीशन यानी जब x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन जब x 0 के इक्वल होगा उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां पे हम पुट करके देख सकते हैं v मैक्सिमम ओमेगा x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है अपने एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आ जाता है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। ये कट गया तो ये आ गया v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ये हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर प्रोजेक्शन, ये जो इसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मिनिमम होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन
वेलोसिटी इज मिनिमम। मीन पोजीशन पे एक्स क्या होगा, एक्स नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आएगा, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v मिनिमम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। जब ये पार्टिकल p सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब इस केस में हमने एक्सेलरेशन को ए पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी को वी पी से, और सर्कल का रेडियस एक्स नॉट के को। अभी ठीक है, जब हमने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड की थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था वी पी इक्वल था एक्स नॉट ओमेगा के। तो ये जो वी पी की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ए पी बन जाएगा, यहाँ पे वी पी की वैल्यू पुट की एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर नीचे एक्स नॉट, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नीचे एक्स नॉट, ये से कट गया, ए पी इक्वल आ गया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दें। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए पी इस पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन पी से ओ की तरफ है, और बेसिकली ये जो प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन ए है ये इस एक्सेलरेशन ए पी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये हम लिख सकते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होगा ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल ओ एन पी से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन पी। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इक्वल है ओ एम के और हाइपोटेन्यूज ओ पी के। तो ओ एन की वैल्यू है एक्स और ओ पी जो कि सर्कल के रेडियस को शो कर रहा है, और सर्कल का रेडियस इक्वल था एक्स नॉट के, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये साइन थीटा की वैल्यू और ए पी की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन 3 कह दें। पुट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये जो इक्वेशन साइन थीटा और ये जो ए पी है इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए पी एंड साइन थीटा इन इक्वेशन 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, ए पी की वैल्यू हमारे पास है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर एक्स नॉट। तो ये देखें ये एक्स नॉट से कट गया, तो यहां से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अब ये चूंकि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन, ठीक है एक्सेलरेशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है
ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया। अच्छा, चूंकि ये जो पार्टिकल पी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कांस्टेंट ठीक है। अब ये इज इक्वल टू और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो हम प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम जो एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे हमारे पास देखें, ये एक्सप्रेशन थी जो एक्सट्रीम जो मीन पोजीशन है वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये देखें यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसी तरह से हम मिनिमम एक्सेलरेशन ठीक है, जब ये जो प्रोजेक्शन है ये मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मीन पोजीशन यानी कि x इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 0 इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम और जो मीन पोजीशन है वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम। तो ये हमने, ठीक है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा फाइंड कर लिया। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे।